हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईएएस पीसीएस सहित अन्य कई परीक्षाओं में एक ही प्रश्न के अंतर्गत कई फैक्ट दिए रहते हैं और उनमें से कितने कौन कौन से फैक्ट सही हैं या कौन से गलत हैं, ऐसा करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इन प्रश्नों को हम तभी हल कर पाएंगे जब सभी फैक्टों को अच्छी तरह हम तैयार कर लें। इसी को देखते हुए हम समूह प्रश्न के नाम से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत किसी विषय से संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण फैक्टों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में हम यकृत के विषय में तथ्यों को देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.4 किलोग्राम होता है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट इस प्रकार हैं। पहला है कि यकृत में पित्त का निर्माण होता है तथा यह इकट्ठा होता है पित्ताशय में। कई बार क्वेश्चन से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पित्त का निर्माण पित्ताशय में होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, उसके बाद वह पित्ताशय में जाके जमा होता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि यकृत में विटामिन ए संचित होता है। तो यकृत, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है कि यकृत शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संचित रखता है तथा जब शरीर को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो यकृत पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज या शर्करा में बदल देता है, जिससे शरीर उसका उपयोग करती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि यकृत में हिपैरिन पदार्थ बनता है जो रक्त वाहिनी में रक्त को जमने नहीं देता है। कहीं कट जाने पर ब्लड जो है 1-2 मिनट के अंदर जम जाता है, लेकिन वही ब्लड जब शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों में बहता रहता है तो जमता नहीं है। इसका कारण हिपैरिन ही होता है। और नेक्स्ट फैक्ट है कि यकृत अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है, उसके बाद अमोनिया पुनः जो है यूरिया में बदल जाती है। तो ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार यकृत से संबंधित ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो अब जब भी यकृत से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। दोस्तों, हमने प्रश्नों में इतने फैक्ट सम्मिलित कर दिए हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न कोई आएगा तो अधिकांश प्रश्न आपके सही होने की संभावना है, कहीं आपको अन्य खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्न है कि पोषक पदार्थों से संबंधित है। तो मानव शरीर में जैसा है कि पोषक पदार्थ में सम्मिलित होते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज तत्व तथा विटामिन। इसमें से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन कार्बनिक तत्व हैं, यानी ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जबकि जल व खनिज तत्व, इसमें कार्बन नहीं होता है, ये अन्य तत्वों से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है कि खनिज, विटामिन तथा जल उपापचय नियंत्रण करने वाले तत्व हैं। तो इसमें से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल आदि बृहद तत्व हैं, जबकि विटामिन, खनिज, लवण आदि सूक्ष्म तत्व एक प्रकार से हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम मानव नेत्र से संबंधित फैक्टों को देख लेते हैं, क्योंकि मानव नेत्र संबंधित प्रश्न बराबर आते रहते हैं। तो पहला यह कि कार्निया की विषमता से दृष्टि वैषम्य रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में कार्निया दान की जाती है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं कि नेत्रदान में व्यक्ति के आँख के कौन के हिस्से को दान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फैक्ट है कि नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाने से मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है। अगला फैक्ट है कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा चित्र बनता है और छोटा भी बनता है। एक प्रश्न आया था कि रेटिना क्या है, तो रेटिना एक प्रकार की फिल्म है। नेक्स्ट है कि रेटिना पर शलाकाएं और शंकु पाए जाते हैं। शलाकाओं का कार्य है प्रकाश का आभास कराना और शंकु का
कार्य है रंगों का ज्ञान कराना। नेक्स्ट प्रश्न वायरसों से संबंधित है। क्योंकि आज कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में है, इसलिए वायरस से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। इसलिए हम वायरस के विषय में जान लेते हैं। पहला है कि वायरसों को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर के बाहर निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। जब मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, अपने अनुकूल माहौल पाते हैं, तभी इनमें जो है गुणन की प्रक्रिया आरंभ होती है। नेक्स्ट है कि वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, यानी वायरसों में आमतौर पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए, आरएनए अथवा आरएनए तथा प्रोटीन या लिपिड की खोल होती है। नेक्स्ट है कि विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए होता है, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए। पादप विषाणु में आरएनए पाया जाता है, जबकि जंतु विषाणु में डीएनए होता है। कभी कभी आरएनए होता है, जैसे वर्तमान में जो कोरोना वायरस है इसमें आरएनए है, प्रोटीन की खोल प्लस आरएनए। नेक्स्ट है कि वायरस संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन बनाते हैं आत्मरक्षा के लिए, और इंटरफेरॉन के अंदर ही एंटीबॉडी बनती हैं जो कि वायरसों से लड़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पादप हार्मोन से संबंधित है। तो पादपों में कई प्रकार के हार्मोन होते हैं और सबका अलग अलग कार्य होता है, तो इनको हम देख लेते हैं। और इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, और ये प्रश्न देखा गया है कि अधिकांश परीक्षार्थी गलत करके आते हैं। तो हम इन फैक्टों को देखते हैं। पहला है कि ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना तथा फल फूल पत्तियों को पौधों से गिरने पर नियंत्रण लगाना। ऑक्सिन का काम अनिषेक फलन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हार्मोन है जिबरेलिन। तो जिबरेलिन हार्मोन का कार्य है पौधे के तने में वृद्धि करना। इसका प्रयोग अनिषेक फलन के लिए भी छिड़काव किया जाता है इसका। नेक्स्ट है प्रसुप्ति भंग, यानी ये पौधों को सुप्तावस्था में जो रहते हैं उनका भंग करके उनके अंकुरण में मदद करता है, बीजों के अंकुरण में। नेक्स्ट है एथिलीन हार्मोन। तो एथिलीन हार्मोन का कार्य फलों को पकाना, पत्तियों, फूलों, फलों को अलग करना पौधे से, और साथ ही पौधों की लंबाई मोटाई बढ़ने से रोकना। यानी ये मूलतः इसका काम है पौधों को परिपक्व अवस्था में फलों को पका देना और साथ ही उनकी वृद्धि को रोकना। नेक्स्ट है एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। तो यह बीज कलियों को सुप्त अवस्था में रखता है, साथ ही पत्ती है, पत्ती फल फूल को विलगन करना यानी अलग करने में भी मदद करता है एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि लिंग निर्धारण में कौन कौन से हार्मोन महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये होते हैं एथिलीन तथा जिबरेलिन। अगला प्रश्न टीकाकरण से संबंधित है, वैक्सीनेशन से, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए आज वैक्सीनेशन पर काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है, इसको हम समझ लें। तो पहला है कि वैक्सीनेशन है क्या। तो शरीर में किसी जीव का एक बार प्रकोप होने पर उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है और दोबारा उसी जीव के प्रकोप की संभावना कम रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक विधि से किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं। इसे ही टीका लगाना या वैक्सीनेशन कहते हैं। इससे होता क्या है। तो इससे होता है कि शरीर में इन वायरसों से, जीवाणुओं से, कीटाणुओं से लड़ने की ऑलरेडी क्षमता विकसित हो जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। अब वैक्सीनेशन का इतिहास क्या रहा है। तो वैक्सीन सबसे पहले खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, चेचक के टीके के लिए बनाई थी पहली बार।
अब हम आनुवंशिक विकारों से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो ये रंजकहीनता, तो मिलेनिन रंगा की अनुपस्थिति से बाल, त्वचा, पुतली के रंग का असामान्य हो जाना, ये रंजकहीनता कहलाता है। तो टायरोसिनेज नामक एंजाइम मिलेनिन रंगा के संश्लेषण में मदद करता है और मिलेनिन रंगा ही त्वचा आदि को रंग प्रदान करता है। जब ये मिलेनिन रंगा नहीं बन पाता है तो त्वचा, बाल आदि सफ़ेद हो जाते हैं तथा आँख की पुतलियों का रंग भी कुछ लोगों का जैसे नीला होता है या कुछ अन्य कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है एल्केप्टोनूरिया, यानी शरीर में अम्ल का विखंडन न होने से गठिया रोग का हो जाना ही एल्केप्टोनूरिया बीमारी है। नेक्स्ट है हर्शियाकार रुधिराणु एनीमिया। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन की कमी से हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी हंसियाकार बन जाती है, इसमें टेढ़े आकार की। तो ये आनुवंशिक बीमारियां थी। कुछ और मेन बीमारियां वर्णांधता है, जिसमें व्यक्ति हरे और लाल के बीच अंतर नहीं समझ पाता है। तो इसको तैयार करने के लिए हरीलाल से बैठा लीजिए कि हरा और लाल, यानी हरीलाल व्यक्ति है कोई, वो हरे और लाल कलर में अंतर नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे व्यक्ति का कहीं घाव लग जाए, कट जाए तो उससे ब्लड नहीं जमता है, इसे हीमोफीलिया भी कहते हैं। ये भी एक आनुवंशिक विकार है। क्या तो प्रोटीन जनित हीनता जनित बीमारियों को देखते हैं। तो इसमें एक क्वेशियोकर है, इसमें बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। और नेक्स्ट है मेरेस्मस, इसमें बच्चों में प्रोटीन के साथ साथ ही जब उनको उचित मात्रा में कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलती है तो बीमारी हो जाती है और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। अब थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इससे जुड़े हम प्रमुख जानकारियाँ देखते हैं। पहला है कि थायराइड ग्रंथि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बड़ी होती है, यानी इसका आकार स्त्रियों में बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि का महत्वपूर्ण कार्य है कि उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अगला है कि शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए थायराइड ग्रंथि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि जननांगों की सक्रियता के नियंत्रण से संबंधित थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता है। अगला है कि जल संतुलन का नियंत्रण करती है थायराइड ग्रंथि। तो ये उस ग्रंथि की मदद से थायराइड ग्रंथि जल संतुलन का नियंत्रण बॉडी में बनाए रखती है। और अंतिम प्रश्न मसालों से संबंधित है, क्योंकि आज मसालों का महत्व काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो मसाले के संबंध में फैक्ट है, मसालों का राजा काली मिर्च है, जबकि रानी छोटी इलायची बोली जाती है। और भारत से जो वैश्विक स्तर पर मसाले का निर्यात विभिन्न देशों को होता है, उसमें संपूर्ण मसाला निर्यात में काली मिर्च तथा हल्दी का योगदान 50% से भी अधिक है। मसालों में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव शरीर के लिए। अगला है कि हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो समूह श्रृंखला हमने शुरू की है, समूह प्रश्न, ये आपकी तैयारी में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम टोटल फैक्टों को लेकर आ रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और साथ ही आपको किसी भी विषय में अधिकांश जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे ही हम आगे भी श्रृंखलाएँ बीच बीच में लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।